हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स का अगला पार्ट और इसमें हम देखेंगे दो कॉन्सेप्ट। पहला है रेनमैन प्रॉब्लम्स और दूसरा है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स। और आई एम श्योर कि ये सा कॉन्सेप्ट आपने ना तो किसी टीचर से पढ़ा है और ना ही किसी बुक में आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी जो रेनमैन प्रॉब्लम्स की जो प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ 10 से 15 सेकंड में सोल्व होने वाली है मेरे कॉन्सेप्ट से। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करने से पहले एक शायरी लेते हैं, तो समझिएगा इसको। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं, कि मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, कि मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। ठीक है, तो चलिए गेट रेडी विद द न्यू कॉन्सेप्ट। और आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले रेनमैन प्रॉब्लम्स। रेनमैन प्रॉब्लम्स रेनमैन प्रॉब्लम्स में आपको कोई फार्मूला नहीं चाहिएगा, कुछ भी नहीं, बस मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है और आपसे सारे क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिख रहा हूं मैं नो नीडेड फार्मूला, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, अब आपको कुछ छोटी सी चीजों पे ध्यान देने हैं। जैसे सपोज करो ये बादल है और यहां पर कोई बंदा ग्राउंड में खड़ा हुआ है। ठीक है, ये देख रहा है कि रेन ड्रॉप्स हमारी नीचे की ओर इस तरह से गिर रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वर्टिकल गिर रही है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर कोई भी हवा है ही नहीं, नो विंड, कोई हवा का प्रेजेंस है ही नहीं, तभी तो वर्टिकल दिख रही है। अगर हवा चलती तो ये किसी एंगल से निकलती। ठीक है, तो नो विंड के केस में अभी अपने को क्या लिखना है कि हमें पहली बात तो ये कि चाहे हमें कैसा दिखे, हम एक्चुअल में जब हम रेस्ट में रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। याद रखिए, एक और बार बता रहा हूं, अगर हम रेस्ट में किसी चीज को देख रहे हैं, अगर हम खुद रेस्ट में और फिर हम किसी चीज ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। समझ में आ गई मेरी बात? अब यहां से अगला, ये तो नो विंड। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं प्रेजेंस ऑफ विंड, हवा की उपस्थिति में, देखते हैं क्या सीन होता है। सपोज करो कि हमारी जो हवा है वो किसी ना किसी वेलोसिटी से इधर चल रही है, वी आर विंड। अब यहां पर कोई बंदा खड़ा है हमारा। ठीक है, अब ये जो बंदा खड़ा है ये क्या दिखेगा भैया? हवा इधर चल रही तो रेन ड्रॉप्स क्या हमारी ऐसी हो जाएगी? ठीक है, और ये वर्टिकल है तो सपोज करो एंगल जो है ये थीटा। तो दोनों कंडीशन समझ में आ गई आपको? अगर कोई हवा नहीं है तो कैसे गिरेगी? वर्टिकली। और अगर कोई हवा है तो उस केस में किसी एंगल से गिरेगी। ठीक है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं और एक ही क्वेश्चन में आपको सारे के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो रेडी रहिएगा। हेलो, तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसको अच्छे से देखिएगा। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन स्ट्रेट रोड, मतलब कोई स्ट्रेट रोड पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। He sees raindrops falling at angle 60 degree with the vertical। तो यहाँ पे उस केस में जो रेनड्रॉप्स है वर्टिकल के साथ कितने एंगल से गिर रही है भैया? 60 डिग्री से। If he starts running with velocity 6 मीटर पर सेकेंड, अगर वो 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से रनिंग करना स्टार्ट कर देता है, then he sees raindrops are vertically, तब वो देखता है कि रेनड्रॉप्स अब कैसे गिर रही है? वर्टिकली गिर रही है। देन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप्स, तो हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है किनकी? रेनड्रॉप्स की। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड एंड विद रेस्पेक्ट टू द मैन, दोनों के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई? तो उसने पूरा क्वेश्चन इस तरह से है कि जब अगर कोई बंदा खड़ा है तो रेनड्रॉप्स कैसे गिर रही है? वर्टिकल, सॉरी, कैसे गिर रही है रेनड्रॉप्स? 60 डिग्री पे। लेकिन अब वो क्या करता है, रेनड्रॉप्स की डायरेक्शन में जब भी भागना स्टार्ट करते हैं तो रेनड्रॉप्स ऐसे उसके करीब आने लगती है और एक टाइम तो उसकी वेलोसिटी ऐसी हो जाती है कि अभी रेनड्रॉप्स उसको कैसे दिखेगी? फिर वर्टिकली। तो आपको ये निकालना है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेनड्रॉप्स की वेलोसिटी क्या थी और उस बंदे के रेस्पेक्ट में रेनड्रॉप्स की वेलोसिटी क्या थी। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि अगर अपन ने ग्राउंड के रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम बंदे को क्या करते हैं? रेस्ट में रखते हैं। अगर बंदा मूव कर रहा है तो फिर हम उस बंदे के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? तो
तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, तो इसको आप नोट कीजिएगा। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं इसको कि जब हमारा बंदा रेस्ट में खड़ा था, जब वो रेस्ट में था तो हमारी जो रेन ड्रॉप्स कैसे गिर रही थी भैया, 60 डिग्री से। कितना एंगल बन रहा है ये, 60 डिग्री। देखो आपको कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना है मेरे तरीके से, ठीक है। तो अगर बंदा रेस्ट में था तो कैसे रेन ड्रॉप्स गिर रही है, 60 डिग्री से। अब बंदे ने क्या किया, भागना स्टार्ट किया। कितनी वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना दे रखा है भैया, 6 मीटर पर सेकंड। तो वो रेन ड्रॉप्स की डायरेक्शन में भागेगा, तो रेन ड्रॉप्स क्या करेगी, उसके करीब आएगी। अगर आप उसकी डायरेक्शन भागते हो तो वो क्या करती है, करीब आती है, और अगर उसकी अपोजिट जाते हो तो आपसे दूर जाती है। तो रेन ड्रॉप्स, जब बंदा इधर भागेगा तो रेन ड्रॉप्स क्या आएगी, उसके करीब। और जब ये 6 मीटर पर सेकंड से भागेगा तो ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स ये कैसी हो जाती है भैया, वर्टिकली। कैसी दिखती है इस बंदे को, वर्टिकली। तो हम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू द मैन लिख सकते हैं क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू द मैन। अच्छा, बंदा रेस्ट में था तो उसी को हम ग्राउंड बोलते हैं। तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। यहाँ तक का सीन क्लियर है भैया सभी को। तो क्या निकाला हमने, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का, जब बंदा रेस्ट में हो, जब वो भाग रहा हो, मोशन में हो, तो उस बंदे के रेस्पेक्ट में। तो जब भाग रहा है तो उसे कैसी दिख रही है, वर्टिकली। अब वर्टिकली दिख रही है तो इसका क्या मतलब हो भैया कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू द मैन, इसलिए मैं आर एम लिखा हूं और यहाँ पे आर जी। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हम सभी जानते हैं थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। सबसे बड़ी आर्म को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और इसको क्या बोलते हैं, बेस। याद है सभी को, थीटा के सामने वाले को हिंदी में बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं बड़ी भुजा को कर्ण, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं आधार। अब देखो आपने सीधी सी बात है, अच्छा अपने को ये दोनों निकालना है। तो अब देखो आपको ये जो लंब दे रखा है, मतलब परपेंडिकुलर दे रखा है, और आपको हाइपोटेनियस निकालना है। तो आप जानते हो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटे कर्ण। चलिए भैया साइन थीटा कितना है ये, 60 डिग्री। अच्छा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने लोग परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 6। हाइपोटेनियस हमने निकालना है क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, आर जी। अच्छा साइन 60 पे क्या होता है, सारे बच्चों को पता है ये कितना होता है, बताओ जरा, √3/2 6, ये हमारा वी आर जी। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से हमारा वी आर जी कितना आ गया भैया, बताओ जरा, 6 × 12 अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड। आसान है। अच्छा ये तो ये हो गया हमारा, क्या निकाला अपन ने, रेन की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब किसके रेस्पेक्ट में निकालनी, मेन के रेस्पेक्ट में। तो कैसे निकालेंगे बताओ जरा। तो अच्छा ये थीटा के सामने लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। अच्छा ये निकालना है तो इसको क्या अपन बेस बोल सकते हैं। अच्छा परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, टेन थीटा में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए तो परपेंडिकुलर टेन थीटा कितना दे रखा है बताओ जरा, टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं हम, कितना डिग्री है, कितना दे रखा है ये 6, बेस कितना दे रखा है VRM, याद है सभी को कितना होता है ये, √3 6 अपॉन VRM। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो VRM कितना हो जाएगा भैया बताओ जरा, 6/√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्या करना है, सिर्फ एक ट्रायंगल डिजाइन करना है। रेस्ट में खड़ा है तो 60 से दिख रहा है रेन ड्रॉप्स, तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मानते हैं हम रेस्ट को। अगर वो मोशन में जा रहा है तो उसे क्या दिख रहा है फिर, वर्टिकली, तो हम ग्राउंड वर्टिकली मान लिए। मतलब अगर वो भागते हुए जिसको जज कर रहा है वो तो उस बंदे के मतलब मेन के रेस्पेक्ट में हो गई, और अगर वो रेस्ट में होकर जो जज कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यहाँ तक का सीन क्लियर है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसको
आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा इसको अच्छे से और समझ लीजिएगा। आप सभी जानते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा सभी को, तो इसको देख लीजिएगा। चलिए भैया, तो पिछली प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कोई व्यक्ति या कोई बंदा रेस्ट में रहता है तो उसको जो रेनड्रॉप्स की जो वेलोसिटी देखती है जिस भी डायरेक्शन में दिखे, हमें यहाँ पे हवा से कोई लेना देना है, हवा चले ये तो हमें एंगल बदल के दिखेगा और क्या। लेकिन अगर हम रेस्ट में तो उसको बोलेंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और अगर हम मोशन में तो उसे बोलेंगे हमारे रेस्पेक्ट में। यहाँ तक का सीन क्लियर होगा बेटा सभी को, ठीक है। अब देखो इस वाली प्रॉब्लम में हम देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है इन प्रीवियस प्रॉब्लम मैन ट्रिपल्ड हिज स्पीड। मतलब जो पिछले जो क्वेश्चन जो दे रखा था उसमें जो बंदा है अपनी स्पीड को कितने टाइम कर देता है, 3 टाइम। 3 टाइम का मतलब क्या हो गया, पहले कितना था 6 था, तो अब कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। 6 3 जा 18। देन कैलकुलेट एंगल ऑफ रेनड्रॉप्स विद द वर्टिकल सीज बाय मैन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति है, जो हमारा बंदा है, वो रेनड्रॉप्स को किस एंगल से देख रहा है, वर्टिकल के साथ किस एंगल से देख रहा है, हमें यही निकालना है। सीधी सी बात है, अगर बंदे ने अपनी स्पीड को 3 टाइम्स कर दी तो फिर रेनड्रॉप्स को किस एंगल से उसे दिख रही है, यही हमने निकालना है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं, ठीक है। अब देखो क्या था भैया, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, ये VRG कैसे निकाला था हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये निकल गया था, कितना निकला था 12/√3। ऐसे ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना निकला था अपना 6/√3। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा। अब अच्छा यार, अगर ये ऐसा होता है, देखो पूरा सीन क्या होता है कि अगर हमें मान लो रेनड्रॉप्स ऐसे गिर रही है, ठीक है, अभी हम रेस्ट में है तो हमें ऐसे दिखाई दे रही है। अब हम इन रेनड्रॉप्स की ओर भागते हैं तो ये रेनड्रॉप्स क्या होती है, करीब आती है हमारे, और एक टाइम पे कैसे दिखने लग जाती है, वर्टिकल। एक स्पीड हमारी, एक कांस्टेंट स्पीड, मतलब कांस्टेंट एक डेफिनेट स्पीड पे हमारी जो रेनड्रॉप्स कैसे दिखेगी, वर्टिकल। लेकिन अगर हमने अपनी स्पीड को और बढ़ाया, अब रेनड्रॉप्स कैसे जाने लगेगी, पीछे की ओर। बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे रेनड्रॉप्स कैसे दिखने लगेगी, अब वर्टिकल हो गई और फिर हमें ऐसे दिखने लगेगी। आपने देखा होगा कभी कभी जब आप बरसात में अपनी बाइक लेके जाते होंगे, तो आप जब तेज भगाते हो बाइक तो आप ज्यादा भीगते हो। क्यों भीगते हो ज्यादा यार, क्योंकि रेन ड्रॉप्स आपको कैसे सामने से आती हुई नजर आती है इस तरह से, क्योंकि हमारी बाइक की स्पीड ज्यादा होती है। अगर हम कांस्टेंट स्पीड से चलाएं तो हमें एक टाइम पे वो कैसे दिखेगी, वर्टिकल दिखेगी। और अगर हवा नहीं चल रही है, सिर्फ रेन ड्रॉप से वर्टिकल गिर रही है, तो फिर अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो फिर भी हमें कहां जाती है, रेन ड्रॉप दिखेगी पीछे की ओर। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है यार, आपको सिर्फ एक ट्रायंगल बनाना है और ये वाला प्रॉब्लम सोल्व, ठीक है। चलिए तो हम आते हैं यहाँ पे, VRG ये निकाला था अपन ने, VRM मतलब रेन ड्रॉप्स विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये निकाला था। अब देखो 6 तो ऑलरेडी था। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो रेन ड्रॉप, अब बंदे ने अपनी स्पीड को कितने टाइम बढ़ा लिया, 3 टाइम। अच्छा 6 तो भैया बंदे का था, तो अच्छा कितना और बढ़ाया होगा इसने, बताओ जरा। 6 तो ऑलरेडी था, ट्रिपल करने का मतलब 6 3 जा 18 हो गया। अब अच्छा 6 तो ये है, तो 18 में से 6 गया तो अच्छा ये कितना बचा होगा बताओ जरा, 12 मीटर पर सेकंड। क्या क्या बचा होगा, 12 मीटर पर सेकंड। टोटल 3 टाइम बढ़ा है, 6 का 3 टाइम कितना हो जाएगा, 18। 6 तो इतना हो गया, तो ये कितना बचेगा, 12। अब अपने को ये वर्टिकल के साथ एंगल निकालना है, तो सपोज करो ये कितना एंगल हो गया, थीटा। क्योंकि अब रेनड्रॉप्स कैसे गिरती हुई नजर आएगी उसको, पीछे की ओर। क्योंकि स्पीड बढ़ाएगी तो रेनड्रॉप्स कहाँ आएगी, उसके सामने आएगी, तो उसे इस एंगल से नजर आएगी। एंगल क्या मान लिया अपन ने, थीटा। अब बेटा अपने को ये निकालना है थीटा। अच्छा थीटा के सामने वाले को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इस वाले को क्या बोलेंगे, बेस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस सारे बच्चों को पता है क्या होता है भैया, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला कितना दे रखा है, 12, बेस कितना दे रखा है, 6/√3। ये √3 कहाँ चला गया, ऊपर, तो 12/√3 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया हमारा टेन थीटा। तो 6 1 जा 6 2 जा, तो यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया 2√3। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 2√3। है कि नहीं आसान, इससे आसान सा तरीका और कोई नहीं है मार्केट के अंदर। आप दुनिया की किसी भी बुक को उठा के देखिएगा, ये बहुत टफ प्रॉब्लम थी, लेकिन इसको मैंने इजीएस्ट तरीके से यहाँ पे सोल्व करवाया है, ठीक है। तो यहाँ तक का चीज समझ में आ गया बेटा सभी को। तो यार ये तो थी हमारी रेन मैन
प्रॉब्लम्स। इससे आगे कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपको इतना समझना है। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं उसको उसी टाइम पे सोल्व करके दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए भैया, ये मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको। बंदे ने 3 टाइम बढ़ाई, 6 तो 3 से ही कितना से बढ़ाना पड़ेगा उसको, 12 और बढ़ाना पड़ेगा। ये 12 में है, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछले प्रश्न में। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। वैल्यूज पुट कर दी तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 2√3। तो यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा। तो यहाँ तक का सीन सब क्लियर है, तो इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। चलिए तो भैया, हमारा अगला कॉन्सेप्ट, हमने अभी क्या सीखा, रेनमैन प्रॉब्लम। अब हम सीखने वाले हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम यहाँ पे जेई में भी इससे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमारे। तो रिवर बोट प्रॉब्लम, अब देखो यार, एक्चुअली क्या होता है, नदी के साथ तो हर कोई तैर सकता है, हमें अपोजिट तैर के देखना है यहाँ पे। तो एक्चुअल में क्या होता है, मैं बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे बेटा, ठीक है। तो जैसे मान लो, सपोज करो ये जो हमारी रिवर का फ्लो रही है, फ्लो रहा है इस तरह से, मतलब रिवर फ्लो, ये डायरेक्शन किसकी है, रिवर फ्लो की है। अब हमने क्या करना है, इस वाली डायरेक्शन को, जो रिवर के फ्लो की डायरेक्शन को हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम, नदी की दिशा में। इसके बाद इस नदी की विपरीत दिशा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन को, अगर रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन को हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि आपको किस डायरेक्शन में, किस तरह से तैरना आसान होगा, डाउन स्ट्रीम में या अप स्ट्रीम में? सीधी सी बात है यार, डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि नदी हमारा यहाँ पे क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज कीजिएगा हमारे पास एक बोट है, ये हमारी जो भी है बोट, इस बोट की जो वेलोसिटी हम अभी ले रहे हैं वीवी, वीवी अगर मतलब इसको हम अगर तालाब में दे रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी हमारी, वीवी, मतलब कोई कोई वेलोसिटी, मतलब सीधी सी बात है, जैसे मान लो 10 मीटर पर सेकंड से भाग रही है। अच्छा ये बोट अगर 10 मीटर पर सेकंड से भागे, तो अगर रिवर की डायरेक्शन में जाएगी तो क्या इसमें रिवर्स का सपोर्ट करेगी, लेकिन रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो क्या करेगी, रिवर अपोज करेगी, सीधी सी बात है यार। तो चलिए हम यहाँ तक का समझ में आ गया, रिवर फ्लो की डायरेक्शन को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, उसके अपोजिट डायरेक्शन को बोलते हैं अप स्ट्रीम। सपोज करो वीवी क्या है यहाँ पे, बोट की वेलोसिटी, और ऐसे रिवर की वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी आर। तो इनका यूज होएगा आपको आगे। तो यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा। चलिए तो अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस्ड। जैसे सपोज कीजिएगा रिवर फ्लो हो रहा है हमारा इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर कुछ 2 स्टेशन है, जिसमें एक का नाम ए है और एक वाली स्टेशन का नाम जो है वो है बी। आ रही बात समझ में। और हमारा जो रिवर फ्लो हो रहा है वो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये हो गया वी आर। आ रही बात समझ बेटा। अच्छा तो अगर मान लो किसी बोट को हम इस डायरेक्शन में रखते हैं, मतलब ये बोट है जो इस डायरेक्शन में तैर रही है, तो यार ये लेंथ अपन मान लेते हैं एल। तो अच्छा यहाँ से ए से बी तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, क्या हम निकाल सकते हैं क्या बेटा? कैसे निकालेंगे बताओ जरा। हम पढ़े हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है, सारे बच्चों को पता है ये, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, याद है ना सभी को। अब देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम, टाइम ए से बी की ओर जा रहे हैं तो मैं इसको बोल रहा हूं टी ए बी। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है इसको, एल डिवाइडेड बाय। अच्छा यार अगर ये तालाब में तैरता तो हम कौन सी वेलोसिटी से डिवाइड करते, बस वीवी से। अरे सीधी सी बात है, क्योंकि तालाब में ना तो उसका सपोर्ट करता कोई और ना ही अपोज कर, लेकिन रिवर के केस में उल्टा है। रिवर के केस में क्या होता है कि जो तालाब रिवर जो है, अगर उसकी डायरेक्शन में हम तैरेंगे तो हमारा सपोर्ट करेगी और नहीं तो अपोज करेगी। अच्छा यहाँ पे रिवर की डायरेक्शन में तैर रहा है वो, तो क्या करेगा भैया, इस केस में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को अपन ने ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये वीबी प्लस वी आर। आ रही बात समझ में। अब यहां से ए से कहां पहुंच गए हमारी बोट, बी। अब वापस हम यूटर्न मार के ए की ओर आते हैं। कहां आते बेटा हम, ए की ओर। ये वीबी की स्पीड है। अच्छा अब इसे कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक। अब मुझे बात बताओ यहाँ पे इसका सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी, क्या करेगी, अपोज करेगी बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बोट तो आगे खिसक रही है लेकिन रिवर्स को कहां दिखा रही है, पीछे की ओर। तो अच्छा अब यार मैं अगर इसको बोलूं कि टाइम बी ए, बी से ए की ओर,
तो उस केस में कितना हो जाएगा, ये a डिवाइडेड बाई bb माइनस वी आर, और यहाँ पे याद रहे bb शुड बी ग्रेटर देन वी आर, मतलब बोट की वेलोसिटी रिवर से ज्यादा होनी चाहिए। अगर कम रही तो क्या होगी, कभी आगे बढ़ेगी नहीं हमारी बोट, और इक्वल रही तो भी नहीं बढ़ेगी, वहीं पे बस उसी पॉइंट पे रहेगी। लेकिन अगर कम हो गई तो वो रिवर की डायरेक्शन में चले जाएगी इधर। आगे बात समझ, तो यहाँ से बी से ए तक पहुंचने के लिए बीबी को क्या करना पड़ेगा, वी आर से ज्यादा करना पड़ेगा। दूसरा केस यहाँ पे आपको उस तरह तो क्या लिखेंगे, बीबी माइनस वी आर। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा, तो इसको बस नोट कर लीजिएगा, आपके पास टाइम में नहीं तो इस वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रिवर की डायरेक्शन में तैरेंगे तो डाउन स्ट्रीम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा वेलोसिटी, और अगर अप स्ट्रीम करेंगे तो उस केस में सबट्रैक्ट हो जाएगा, सीधी सी बात। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बेटा अपनी पूरी क्लास में सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं जो हमने पढ़ने, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, पहला कॉन्सेप्ट, इसे हम बोलते हैं मिनिमम टाइम कंडीशन। जैसे आप क्या करते हैं, अपने घर से आप मार्केट जाना है आपको, और बीच में रिवर फ्लो हो रही है, तो आप क्या करेंगे, तैर के जाएंगे। वैसे ऐसा करना मत, अगर ज्यादा ज्यादा तेज अगर हमारी रिवर फ्लो हो रही है तो उस केस में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर क्या मिनिमम टाइम कंडीशन, मतलब हमें न्यूनतम बिल्कुल मिनिमम टाइम में रिवर को हमें क्रॉस करना है, तो क्या करेंगे हम, देखो ये सपोज करो कोई रिवर है हमारी, ठीक है, ये हमारी रिवर है, और इस रिवर की जो अगर हम विड्थ माने तो ये हो गई हमारी, सपोज करो कितनी हो गई, डी। कितनी हो गई बेटा, डी। और यहाँ पे रिवर कुछ न कुछ ऐसे फ्लो कर रही है, और इस रिवर की वेलोसिटी है वी आर। कितनी है बेटा, वी आर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे मिनिमम टाइम में जाना है तो मुझे रिवर के रेस्पेक्ट में कहाँ किधर तैरना पड़ेगा, बताओ जरा। रिवर इधर फ्लो हो रही है तो मुझे क्या इसके परपेंडिकुलर तैरना पड़ेगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा भैया, ऐसे। ये क्या हो गया हमारा, वी आर, सॉरी वी आर नहीं, वी बी आर, मतलब वी बी आर का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू द रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू द रिवर। तो मुझे ऐसे तैरना पड़ेगा। अब देखो, हम तो इधर जा रहे हैं, इधर, लेकिन रिवर हमें किधर किधर फ्लो कर रही है, इधर इधर हमें मतलब धक्का रही है, पुश कर रही है, तो हम यहाँ पे तो ना पहुंचेंगे, हम यहाँ से अगर ए से चले तो हम बी पर नहीं पहुंचेंगे, ये रिवर इसको फ्लो करके कहाँ ले आएगी, यहाँ पे। मतलब हमने जाना तो यहीं पे था, लेकिन हम कहाँ पहुंच गए, सी पर पहुंच गए। तो यार ये सी पर पहुंच गए तो ये हमें इतनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल के आनी पड़ेगी क्या, मतलब हम यहाँ से ए पे बी पे हमें ए से बी पे जाना था हमें, लेकिन हम कहाँ पे पहुंच गए बेटा, सी पे। क्यों, क्योंकि रिवर ने हमें पुश किया। अब यहाँ पे सी पे पहुंचना था, मतलब सी बी पे पहुंचना था, सी पे पहुंच गया। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस होती है, इस एक्स को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट। जो भी है ये हमारी क्या है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस। तो ये ड्रिफ्ट वगैरह हम कैसे निकालेंगे और टाइम कैसे निकालेंगे, हम वैसे कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मिनिमम टाइम। तो याद रखें, अगर कभी भी हमें रिवर को क्रॉस करना है इसमें मिनिमम टाइम में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर तैरेंगे। क्या करेंगे, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर तैरेंगे। ये बात आप गार्ड मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम पहला पॉइंट निकालते हैं, टाइम टी। अच्छा एक बात बताओ, वीबीआर इधर, ये मान लेते हैं एंगल थीटा, क्या फर्क पड़ता है, ये वाला एंगल क्या है बेटा, थीटा। देखो इस डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी वीबीआर, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी। तो कैसे निकालेंगे भैया, हम टाइम को ऐसे लिख सकते हैं, डी अपॉन वीबीआर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी पढ़े थे अपन, क्या पढ़े थे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना कितना कवर करना है, डी, किस वेलोसिटी से, वीबीआर से, वीबीआर से। आ रही बात समझ में। अच्छा ये वीबीआर तो इसको क्रॉस करवा रहा है, और वीआर क्या कर रहा है, इसको इधर पुश कर रहा है। आ रही बात समझ में। इसी टाइम को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, अच्छा ये वीबीआर की वजह से तो ये इधर जा रहा है, लेकिन वीआर की वजह से किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इधर का सीन क्लियर है बेटा। तो ये क्या हो गया, हमारा टाइम हो गया। अब देखो अगला केस,
अगर यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सभी को पता है बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, बेस। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या यार, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में वी आर अपॉन कितना है वेलोसिटी बेटा, वी बी आर। आगे बात समझ में, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे अगर मुझे डिस्टेंस के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा, परपेंडिकुलर x डिवाइडेड बाय, अच्छा बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे d, कितना हो जाएगा d। वापस रिवर्स जाओ, क्या करना, ये थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, तो हम इसको वेलोसिटी में लिखते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी आर अपॉन वी बी आर। अच्छा इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस के फॉर्म में लिखे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है x और बेस क्या है d, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा इस d को इधर ले आए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा वी आर अपॉन वी बी आर मल्टीप्लाई डी। तो ये आ गई हमारी ड्रिफ्ट, क्या आ गई भैया ये ड्रिफ्ट, सेकंड पॉइंट ड्रिफ्ट। आ रही बात समझ में, तो इजी है ये, कोई भी टफ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा किस तरह से हमने इसको सोल्व करना है। टाइम कैसे निकालेंगे अपन, डी बाई वी बी आर, ठीक है, और ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे, वी आर अपॉन वी बी आर इंटू डी। तो ये वाली कंडीशन कौन सी थी बेटा, मिनिमम टाइम कंडीशन। याद रखें हमेशा रिवर के परपेंडिकुलर हमने तैरना है, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा पहला कंडीशन। अब हमने इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा और हम पढ़ते हैं लास्ट वाली कंडीशन जिसे हम बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस कंडीशन। सेकंड वाली मिनिमम डिस्टेंस कंडीशन। देखो मिनिमम डिस्टेंस कंडीशन किसे बोलते हैं बेटा, जैसे मान लो कि रिवर है और इसके बीच का जो गैप, मतलब ये इसकी विड्थ दे रखी है डी, ठीक है, इधर फ्लो कर रही है, इधर भी आप मान सकते हो, ठीक है, ये अपना दे रखा है वी आर। अब देखो मिनिमम डिस्टेंस का मतलब होता है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट जो है क्या है बी। अच्छा मिनिमम टाइम के लिए हम कैसे तैर रहे थे, ऐसे, ताकि हमें जो भी हमें पास दूसरे किनारे पे पहुंचना है उसके अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात है तो हमें इस वाले पॉइंट पे पहुंचना है। तो हमने देखो ऐसे तैरेंगे तो क्या होगा, इधर चले जाएंगे हम, तो हम ऐसे तैरेंगे, हम क्या करेंगे इसका कुछ एंगल बना के तैरेंगे। तो देखो हम इधर तैरेंगे तो क्या होगा कि एक तो हमें इधर दिखाएगा एक कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट जो है वो रिवर को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अगर देखो ये वाले को हम बोलेंगे वी बी आर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। अच्छा ये थीटा है, इस वाले कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, सारे बच्चों को पता है, अपन ने पढ़ा था वी बी आर कोस थीटा। थीटा वाले, थीटा के साथ वाले को बोलते हैं वी बी आर कोस थीटा। इसके परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, इसके परपेंडिकुलर को वी बी आर साइन थीटा। आ रही बात समझ में, ये वी बी आर है तो ये वी बी आर कोस थीटा, ये वाला वी बी आर साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ यार, हमें जस्ट इस वाले पॉइंट पे पहुंचना है, तो वी आर क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा कि चल बेटा तू इधर जा, लेकिन इसका बचाव कौन कर रहा है, इसके अपोजिट में कौन है, वी बी आर साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। तो यार इसके दो कंपोनेंट इसीलिए निकाले अपने, ताकि एक तो ये वी बी आर कोस थीटा इसको रिवर क्रॉस करवाए और वी बी आर साइन थीटा उसको रिवर में फ्लो होने से बचाए, है ना। तो देखो फॉर मिनिमम डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो अगर हमने मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंचना है तो बड़े स्माइल कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, वी बी आर साइन थीटा, वी बी आर साइन थीटा किसके इक्वल होने चाहिए, वी आर के इक्वल होना चाहिए। याद रखिएगा अगर इसे इसी पॉइंट पे पहुंचना है तो ये इसको इधर धकाएगा और ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट इसको उधर धकाएगा, दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ये अपने से अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा साइन थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से बताओ जरा, वी आर अपॉन वी बी आर। बहुत अच्छे से इसको समझना है, यहाँ क्लियर है बेटा। अब देखो अब यहाँ पे हम कुछ छोटी छोटी चीजें निकालते हैं, लाइक टाइम,
कैसे निकालते हैं टाइम, बताओ जरा। इसको इस पॉइंट, इस डायरेक्शन में क्या है भैया बताओ, वेलोसिटी सबको पता है वी बी आर कोस थीटा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या है बताओ जरा, डी। टाइम इक्वल टू कैसे निकालते बताओ जरा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो चलिए भैया यहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू कितनी डिस्टेंस चलनी है, डी अपॉन कितना हो गया ये, वी बी आर कोस थीटा। तो ये तो एक टाइम तो ये हो गया, आ रही बात समझ लो बेटा। अच्छा इस वी बी आर कोस थीटा को चाहे तो हम मान लेते हैं वी। अच्छा वी को कैसे निकालते हैं अपन, वी बी आर कोस थीटा को हमने क्या मान लिया वी, तो ये तो एक कोस थीटा। अब मान लो हमें कोस थीटा नहीं गिवन है, थीटा गिवन ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे बताओ। देखो हम जानते हैं थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। अच्छा एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम सारे बच्चों ने पढ़ी, क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का। बात समझ में आ गई बेटा। चलो हाइपोटेनियस को क्या मान लिया भैया, वी बी आर का होल स्क्वायर। अच्छा परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, वी आर का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या मान लेते हैं अपना वी, तो ये हो जाएगा वी का स्क्वायर। इसको उधर ले जाएंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वी बी आर का होल स्क्वायर माइनस वी आर का होल स्क्वायर। तो इसको वी को अपन ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ वी बी आर होल स्क्वायर माइनस वी आर का होल स्क्वायर। तो यही वेलोसिटी, यही मैंने वी बी आर कोस थीटा के बराबर माना है वी को। वी को मैंने किसके इक्वल माना है, वी बी आर कोस थीटा के, एक ही बात है, मैंने वी मान लिया बस पूरा। तो हम यहाँ पे इसकी जगह रख देते हैं, तो एक और टाइम तो क्या जाएगा हमारे पास, डी अपॉन वी बी आर कोस थीटा के क्या रखते हैं अपन बताओ जरा, अंडर रूट वी बी आर कोस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। अब देखो अपन ने यहाँ पे तीन कंडीशन पढ़ाई मैंने, एक तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाली, एक मिनिमम टाइम वाली, और एक और क्या पढ़ाई बेटा अपन ने, मिनिमम डिस्टेंस वाली। अगर आपको इसको ज्यादा नहीं करना है तो सिर्फ इसके फार्मूले याद रख लीजिएगा। फार्मूले भी अगर याद हो जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि ये वाली प्रॉब्लम्स हमारी बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए अब हम पूरे के पूरे जो लेक्चर का एक समरी ले लेते हैं, समरी। चलिए वापस रिवर्स जाओ, क्या क्या पढ़ा आपने, रेनमैन प्रॉब्लम क्या पढ़ी पहले, रेनमैन प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, बस ट्रायंगल डिजाइन करना है। बंदा रेस्ट में खड़ा है, उसी को हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोलेंगे, भाग रहा है तो वो रेस्पेक्ट टू द मैन, ठीक है। मैंने क्वेश्चन कराया आपको देख लेना है। दूसरा रिवर बोट प्रॉब्लम में, अगर तालाब में कोई नाव जाती है तो उसमें ना तो सपोर्ट मिलता है ना ही अपोज, लेकिन नदी में रिवर की डायरेक्शन में तैरेगी तो सपोर्ट मिलेगा, रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में तैरेगी तो क्या मिलेगा, अपोज मिलेगा। बात समझ में आ गई बेटा। मिनिमम टाइम के केस में क्या आया था आपने बताओ जरा, याद है सभी को, टी इक्वल टू क्या आया था अपना, डी अपॉन वी वी बी आर, क्लियर है। ड्रिफ्ट निकाली थी अपन ने, क्या था वो, वी आर अपॉन वी बी आर मल्टीप्लाइड बाई डी, याद है सभी को। मिनिमम डिस्टेंस के केस में क्या पढ़ा है टाइम में अपन ने, डी अपॉन वी बी आर कोस थीटा, और यहाँ पे क्या पढ़ा है अपन ने, डी अपॉन वी बी आर का होल स्क्वायर माइनस वी आर का होल स्क्वायर। तो इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो यार ये तो था हमारे पास दो कॉन्सेप्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इसको अच्छे से एक बार आप याद रख लीजिएगा, एक बार देखेंगे आ जाएगा समझ में। और अब हम अगले जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।